76 साल पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ और बना वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तरफ पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था, 8 मिलियन रेफ्यूजीज थे, ऊपर से पॉवर्टी, इलिटरेसी, कम्युनल राइट्स और 500 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा करना। बट द ओनली वे टू गो वाज अप। जिस कंट्री ने अपना स्पेस प्रोग्राम साइकिल और बैलगाड़ी से स्टार्ट किया था, वो आज मून पर लैंड करने जा रहे हैं। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, हर एक फील्ड में इंडिया ने अपनी काबिलियत साबित की है। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूं आजादी के इन 76 सालों की जर्नी पर, और जानते हैं कि कैसे इंडिया, जो आजादी के बाद में एक ऐसा नेशन था जहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, लिटरेसी रेट 19% थी और जो अनाज तक यूएसए से इंपोर्ट करते थे, वो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दिस वीडियो इज मेड पॉसिबल बाय पॉलिसी बाजार, जहां आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करके ले सकते हैं, बट मोर ऑन दैट लेटर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए। इंडिपेंडेंस के बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 2 नेशंस में बांट दिया था। एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के भी 2 पार्ट्स हुआ करते थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का एक्चुअल पाकिस्तान है, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मगर इस पार्टीशन के रिजल्ट के कारण लगभग 80 लाख रेफ्यूजीज पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे और ऊपर से कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए थे। भारत 500 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनमें से कई सारे स्टेट्स इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे। इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन विलेजेस में रहा करती थी और खेती किया करती थी, और इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ खेती पर ही टिकी हुई थी। और ये खेती टिकी हुई थी भगवान की कृपा पर, यानी कि मानसून पर। एक जुआ था, एक गैम्बल था पूरी इंडिया की इकोनॉमी। मगर एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो हमारे लीडर्स ने बहुत जल्दी लिया, वो था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज करना। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फाइनलाइज करके इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाया, जिसमें सभी धर्म के, सभी कल्चर्स के, सभी लैंग्वेजेस के लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती थी। वही हमारे नेबर्स 25 साल बाद तक भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नहीं कर पाए। आजादी के बाद इंडिया का सबसे बड़ा एसेट था उनका मैन पावर, मगर सभी एसेंशियली इलिटरेट थे। इंडिया की लिटरेसी रेट आजादी के बाद सिर्फ 19% थी, जिसमें से विमेन की लिटरेसी रेट तो सिर्फ 8-9% थी। 1950-51 में सिर्फ 27 यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में हुआ करती थी, मगर 1951 से ही यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट पर बड़े कदम लिए गए। IIT खड़गपुर की स्थापना की गई 1951 में, और इसके बाद में कई सारे सीरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज जैसे कि लॉ यूनिवर्सिटीज, NITs, एम्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और IIMs एस्टैब्लिश किए गए। और सिर्फ हायर एजुकेशन में ही नहीं, इंडिया ने बच्चों की एजुकेशन पर भी पूरी तरह से फोकस किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट रन स्कूल्स खोले गए। एजुकेशन को बेसिकली फ्री किया गया, सबके लिए मैंडेटरी किया गया। 2002 में इंडिया ने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया बच्चों के लिए, और स्कूल चले हम का नारा दिया। आज 76 साल बाद इंडिया की लिटरेसी रेट 77% है। इंडिया के हायर इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs, IIM से पढ़े हुए लोग पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। और सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के इन हायर इंस्टीट्यूट्स को रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है, और इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आज की तारीख में इंडिया में 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं, और इंडिया का एम है 100% लिटरेसी रेट को अचीव करना। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी का 70% हिस्सा केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। लगभग 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहा करती थी, और उनका सिर्फ एक ही व्यवसाय था, वो था खेती करना। मगर सारा का सारा एग्रीकल्चर एक जुए की तरह था जो मानसून पर डिपेंडेंट था। जिस समय मानसून अच्छा हुआ, उस समय खेती अच्छी हुई, उस समय इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हुई, और जिस समय मानसून नहीं आया, जिस समय खेती अच्छी नहीं हुई, उस समय इंडिया की इकोनॉमी डिक्लाइन पर। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग जैसे चीजें तो लोगों ने सुनी तक नहीं थी। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होते हुए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, फार्मर होते हुए, इंडिया को अनाज तक यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था। मगर इस मुसीबत से हमें बाहर निकाला 1960s के ग्रीन रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स के यूज और खेती में मैकेनाइजेशन करने से इंडिया एक फूड डेफिसिट नेशन से फूड सरप्लस नेशन बन गया इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। आज इंडिया पल्सेस का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और व्हीट और राइस का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके 10 साल बाद ही एक अलग टाइप का रेवोल्यूशन आया, जिसका नाम था व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था। इसमें कई सारी कोऑपरेटिव्स खोली गई, मिल्क को ट्रीट करने के प्लांट्स लगाए गए, एक सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया मिल्क के अराउंड, और हमारा देश इसके बाद बन गया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का 22% दूध इंडिया में बनता है, जो कि सबसे ज्यादा है। आजादी के बाद हमारी डिफेंस फोर्सेस की हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, फंडिंग की कमी थी। 1962 की वॉर में चाइना से हमें एक शॉकिंग डिफीट मिली, जिसके बाद शुरू हुए डिफेंस सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स। 1965 में पाकिस्तान से स्टेलमेट के बाद में 1971 में पाकिस्तान से एक बार फिर लड़ाई लड़ी गई, जिसके अंदर इंडियन मिलिट्री ने अपनी डोमिनेंस साबित कर दी और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसके बाद इंडियन डिफेंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1974 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, इसका
नाम था स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में फिर से 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट किया गया पोखरण में, जिसके बाद में इंडिया ने डेवलप किया ब्रह्मोस, जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे लैंड से, सी से, एयर से, कहीं से भी फायर किया जा सकता है। 2022 में इंडिया ने लॉन्च किया INS विक्रांत, जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और सिर्फ कुछ 10 नेशंस ऐसे हैं जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं या फिर जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडिया की स्पेस जर्नी जो 1962 में बुलक कार्ट्स और साइकिल पे रॉकेट ले जाने से शुरू हुई थी, आज मून पर लैंड करवा रही है। 1975 में पहली बार इंडिया ने अपना सैटेलाइट आर्यभट्ट एक रशियन स्पेस रॉकेट में लॉन्च किया था। 1984 में पहले इंडियन राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 2008 में इंडिया की स्पेस एजेंसी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक ही रॉकेट से 10 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने का, और इसे फिर से इंडिया ने ही तोड़ा 2017 में, जब एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए। इंडिया का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 2008 में न सिर्फ अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा, बल्कि इसने सबसे बड़ी डिस्कवरी की, पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया जब इसने मून पर पानी के होने के प्रूफ दिए। 2013 में इंडिया became one of the only 4 countries who have successfully reached Mars and that too in their first attempt। और probably 23 अगस्त 2023 को इंडिया मून पर लैंड करने वाली चौथी कंट्री बन जाएगी। 1947 में एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 32 साल, जो कि आज बढ़कर 71 ईयर्स हो गई है। इंडिया ने चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन सबको इंप्रूव किया। पोलियो, मलेरिया जैसे डिजीज को पूरी तरह से इरेडिकेट किया। 2014 में इंडिया को WHO ने पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर कर दिया। 2 बिलियन पोलियो डोजेस हमने लगाई हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप। और सिर्फ पोलियो का ही नहीं, 2021 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया ने लॉन्च किया और एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की। एंड इंडिया ऑफ कोर्स वाज वन ऑफ द फ्यू नेशंस जिन्होंने इंडिजिनसली अपनी कोविड वैक्सीन बनाई, और सिर्फ बनाई ही नहीं, 98 other countries have also used the COVID-19 vaccines produced by India। आज की डेट में भी इंडिया पूरे वर्ल्ड की सभी तरह की 60% वैक्सीन्स बनाता है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ज्यादा इंडस्ट्रीज थी नहीं, लोगों के पास इतने फंड्स ही नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ में लिया कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करें, और कोल, स्टील, ऑयल जैसी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने वेंचर किया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एस्टैब्लिश की गई, जैसे कि इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। और सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में नहीं, कई सारे सेक्टर्स में इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को लॉन्च किया और एक गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप का स्फीयर बनाया। मगर आजादी के कुछ 30-40 सालों तक इंडिया का इंडस्ट्रियल सिस्टम और इकोनॉमी सिस्टम काफी रेस्ट्रिक्टेड था। किसी भी चीज को इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा पाबंदी थी, कुछ ही चीजों का इंपोर्ट फ्रीली अलाउड था। किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे और एक लाइसेंस राज एस्टेब्लिश हो गया था, जहां पर एक नई इंडस्ट्री खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था एक कॉमन आदमी के लिए। बीच बीच में कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलने के कारण कई सारी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया से एग्जिट भी किए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कोका कोला, जो 1977 के आसपास इंडिया से एग्जिट हो गया था। और इन्हीं टाइट पॉलिसीज के चलते हुए इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन एक टाइट पोजीशन में आ गई थी 1991 में, जिसके बाद इंडिया ने लिए मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अपनी इकोनॉमी को पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया और कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी। इंडिया में अब सोनी के टीवी से मैकडॉनल्ड्स के बर्गर तक सब मिलने लगा। 1998 में इंडिया की फुली इंडिजिनस पैसेंजर कार लॉन्च की गई टाटा के द्वारा, जिसका नाम था इंडिका। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट है और सभी प्लेयर्स इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं और प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं। इंडिया में एक टाइम पे टेलीफोन कनेक्शन लेने में 3 साल लगते थे और आज वर्ल्ड का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा इंडिया में मिलता है। यूट्यूब को ही ले लीजिए, इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूट्यूब यूजर्स हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, और उनमें से कुछ भले लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को सब्सक्राइब भी करते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट परचेज ऑर्डर्स रिसेंटली एयर इंडिया और इंडिगो ने प्लेस किए एयरबस और बोइंग पर, जिस कारण यूएसए में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी मार्केट है और ऑलमोस्ट हर वेस्टर्न कंपनी इंडिया में बने हुई आईटी सर्विसेज को कहीं ना कहीं यूज करती है। इंडिया के यूपीआई सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट्स में एक रेवोल्यूशन ला दिया और बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे मॉडल्स को अब कॉपी करने वाली है। हमारे पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि अब 100% इलेक्ट्रीफाई होने वाला है। वंदे भारत जैसे इंडिजिनस ट्रेन सेट्स चल रहे हैं और 2027 तक मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन भी चलने वाली। इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। G20 की प्रेसिडेंसी हम होल्ड कर रहे हैं और G20 की मीटिंग्स होस्ट कर रहे हैं। इंडिया अकेला शायद ऐसा नेशन होगा जिसकी रशिया और यूएसए दोनों से इस समय दोस्ती है। 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, यूके और सिंगापुर अब इंडिया से इंडियन रूपी में ट्रेड करने वाले हैं यूएस डॉलर की जगह। हम पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो।
हमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन, पॉवर्टी, लेबर की समस्याएं, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ केयर। इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ केयर अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है और इलाज करवाने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, मगर इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये इतने एक्सपेंसिव है कि एक दिन भी अगर एडमिट होना पड़े, छोटी सी बीमारी का इलाज कराना पड़े, तो कई सारी सेविंग्स हमारी चली जाती है। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। मगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में भी कई सारे क्लॉजेस होते हैं, हिडन एक्सेप्शंस होते हैं, ये बीमारी कवर्ड नहीं है, वो बीमारी कवर्ड नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करके चूज कीजिए। ये लोग आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करने में हेल्प भी करेंगे और इसकी डिटेल्स भी समझाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप जितनी यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही आपको सस्ता पड़ता है। इसलिए कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, जरूर चेकआउट कीजिए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में और किन किन चीजों में टॉप करता है ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।